Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली। कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, इसकी मेन थीम यही होती है। आज का हमारा क्वेश्चन है, कोविड-19 पैंडेमिक ने क्या किया है, इंडिया के अंदर ज़रूरत को दिखा दिया है, हाईलाइट कर दिया है किसकी, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर बनाने की। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। तो हम शुरुआत करते हैं। ILO ने दी है इसकी डेफिनेशन। क्या होता है ये? यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन का मतलब होता है एक देश के अंदर डिफाइन सिस्टम होता है कि उसके अंदर क्या क्या पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बने हैं ताकि वो लोगों को इक्वल एक्सेस दे सके, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉवर्टी और रिस्क जो उनका लाइवलीहुड होता है उसके लिए, और साथ ही साथ उनके वेलबींग के लिए भी। इंडिया उनमें से एक कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाती हैं। लेकिन कोविड-19 ने यह हाईलाइट कर दिया है कि दिखा दिया है कि वल्नरेबल कितनी ज़्यादा ख़राब कंडीशंस हैं हमारी स्कीम्स की और सिटीजन्स की भी, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आ गए हैं। कोरोना वायरस की केसेस में जो हिट हुआ है सबसे ज़्यादा देश, उसमें सेकंड नंबर की पोजीशन पे आ गए। फर्स्ट पे USA है। किसकी वजह से? नेग्लिजेंस जो देखने को मिला है, जो कोताही बरती गई है कोविड-19 के अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ना फॉलो करने की और WHO की गाइडलाइंस को ना मानने की, जैसे मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का कहा गया था, उसके लिए इसके लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट भी है, और गवर्नमेंट से ज़्यादा सिटीजन खुद हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा। हमें ज़रूरत क्यों है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर की? हमें क्यों ज़रूरत है? ताकि हम पॉवर्टी को हटा सके, क्योंकि पॉवर्टी को हमें देखने को मिला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर बताया गया है कि 35% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और कोविड-19 ने उसके अंदर 75 मिलियन पीपल को और पहुंचा दिया है। इसकी वजह से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग भी अपने घुटनों पर आ गए हैं, और इसने छीन लिया है लोगों से उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का अधिकार। हंगर, दूसरा पॉइंट हमारा है हंगर। इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर हमारी रैंक 97 है 107 कंट्रीज़ के अंदर। आप देख सकते हैं कितनी ख़राब सिचुएशन है। सिर्फ 10 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो हमसे पीछे हैं, तो हम ये सोचते हैं हम पीछे से टॉप कर रहे हैं। यूनिसेफ रिपोर्ट है न्यूट्रिशन के ऊपर, उसके अंदर बताया गया है कि 58% जो इंडियन चिल्ड्रंस हैं वो कुपोषण के शिकार हैं, अंडर नरिश हैं, और जिनका वेट कम है वो 42% है, और 28% ऐसे हैं जो स्टंटेड हैं। अगर आप इनके बीच में डिफरेंस जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एस्टिमेट लगाया है कि 2/3 ऑफ डेथ्स होती हैं जो हमारे देश में, वो किसकी वजह से होती है? अंडर नरिश होने की वजह से होती हैं। देन हेल्थ सेक्टर, हम देख सकते हैं कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन फेस कर रहा है, क्योंकि हमारे पास बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, मेडिसिन की कमी है, वैक्सीन की कमी है, और जो अवेलेबल वैक्सीन है उनको भी वेस्ट किया जा रहा है, और मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनका भी पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनकी भी कमी देखने को मिल रही है। और जो WHO गाइडलाइंस हैं, वेयरिंग मास्क, सैनिटाइज़र यूजिंग और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया था, उनको इग्नोर करने की वजह से इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, और सीवियर इलनेस, बीमारी कंडीशंस देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा डिमांड हो रही है मेडिकल फैसिलिटीज़ की, जो कि पहले ही कम है। फिर क्या है? एजुकेशन। कोविड-19 की वजह से स्कूल्स बंद हैं, स्कूल कॉलेजेस, काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी बंद हैं, जिसकी वजह से जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो शिफ्ट कर गया है ऑनलाइन मीडियम के थ्रू। और हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, जिसकी वजह से देखने को मिल रहा है कि हर 10 स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको एक्सेस मिल पा रही है डिजिटल एजुकेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और हम जानते हैं कि 15% ही सिर्फ ऐसे रूरल हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं। फिर क्या है? माइग्रेंट लेबर, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं, क्योंकि ILO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 90% ऑफ हमारी जो वर्क फोर्स है वो इन्वॉल्व होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे ये रेडी वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, इन सब सेक्टर्स के अंदर इनकी कोई जो डेली वेजेस होती है, डेली कमाते हैं और डेली उसे खा लेते हैं, ऐसी कंडीशन होती है। अगर एक दिन काम नहीं करेंगे तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। ज़्यादातर कौन होते हैं? माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, जो पैंडेमिक के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जॉब चली गई है, उनके पास कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनकी कोई सेविंग नहीं होती है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी होती है। और हाइजीन के बारे में तो हम क्या बता सकते हैं, उनके पास जब खाने के लिए नहीं हो तो हाइजीन का क्या करेंगे वो।
उनके अंदर अवेयरनेस की भी कमी होती है और एक्सेस भी नहीं होता है गवर्नमेंट स्कीम का प्रॉपरली, क्योंकि वो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं। और इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने सोचा कि वो कोविड-19 से पहले भूख से मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस चले जाएंगे अपने नेटिव प्लेसेस में जहाँ से वो आए हैं। और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं कि 40 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर इंटरनल माइग्रेशन किया है, मतलब वो अपने प्लेसेस पे वापस गए हैं। फिर क्या है, गवर्नमेंट का भी फेलियर देखने को मिला है। गवर्नमेंट ने प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की, कोऑपरेशन भी अच्छे से नहीं किया गया है जो सेंटर और स्टेट हैं उन दोनों के बीच में, और अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया जो स्कीम्स हैं उनको। और स्पेंडिंग जो हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर है वो सिर्फ 1.5% है, जो कि पुअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनसे भी कम है। हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 62% है, जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं ग्लोबल एवरेज के साथ में जो कि 18% है। इसके कंपेयर में हम देख सकते हैं हम कई गुना ज़्यादा हैं। फिर क्या है, जेंडर इनइक्वालिटीज़। वुमेन है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं पैंडेमिक के टाइम पे, क्योंकि उनके ऊपर और भी ज़्यादा बर्डन आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कि उनको पूरी फैमिली की केयर करनी होती है और घर का काम और ऑफिस का काम ज़्यादा देखने को मिलता है, उनको मैनेज करना पड़ता है। डोमेस्टिक वायलेंस भी देखने को मिलता है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है वुमेन के अंदर, तो वो अपनी पैट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से वुमेन के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं, वायलेंस करते हैं। फिर जो मैटरनल डेथ्स हैं वो भी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं थी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की, उनकी जॉब भी ज़्यादा लॉस हुई हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। और जेंडर गैप भी देखने को मिलता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, उसके अंदर बताया गया है कि इंडिया की रैंक 140 आउट ऑफ 156। हम देख सकते इनिशिएटिव्स लिए हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है के अंदर और यूईजीएस के अंदर। इसके अंदर क्या किया है कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया है, उसके अंदर जेंडर रिस्पॉन्सिव देखने को मिला है, मतलब कि महिलाओं को ज़्यादा काम दिया गया है। और गरीब कल्याण योजना, इसके अंदर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किया गया है। फिर अलाउ कर दी गई है वैक्सीनेशन 18 ईयर्स तक, लेकिन ये कब कैसे काम आएगी ये समझ नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि अभी भी हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ऐसी है जिसके पास इसकी एक्सेस नहीं हो पा रही वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से। और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है पीडी सिस्टम के अंदर। फिर क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है कि वो इनकम हमारी हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ाएंगे 2.5% तक जीडीपी का 2025 तक। अभी भी कम है लेकिन एटलीस्ट इतना तो होगा। हमें और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इम्प्लीमेंट करना होगा मनरेगा को रूरल एरिया में भी और साथ ही साथ अर्बन एरिया में भी, ताकि हम माइग्रेशन को रिड्यूस कर पाएँ। हम फॉलो कर सकते हैं आयरलैंड का जो गरीब कानून है वो भी यूज़ कर सकते हैं हम, और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बूस्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके, और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं एग्जिस्टिंग स्कीम्स का, और इनके अंदर और अलग अलग नई नई स्कीम्स बना सकते हैं और इंक्रीज़ कर सकते हैं पार्टिसिपेशन पीडीएस स्कीम का। साथ साथ हम अल्टरनेटिव भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास ऐसा होता है कि राशन कार्ड नहीं होता है, तो वहाँ पे हम आधार कार्ड या फिर कोई और वैलिड प्रूफ देख सकते हैं। इसके तहत एक अच्छी इनिशिएटिव लिया गया हमारे देश के अंदर, वन नेशन वन राशन कार्ड, उसको भी अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगर उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो पूरे देश में कहीं पे भी राशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। फिर हमें सेम अलार्सिटी दिखानी है, इतनी हमने पोलियो के ऊपर काम किया है वैसे ही हमें करना होगा कोविड-19 पैंडेमिक के ऊपर। जो पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसकी टैगलाइन क्या थी, 2 बूंद ज़िंदगी की। ये भी एक एग्जांपल है जो यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन एक्ट है उसका। फिर क्या है, सेंटर और स्टेट को दोनों के साथ काम करना होगा और फंडिंग बढ़ानी होगी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के लिए। मीडिया को भी रोल प्ले करना होगा अवेयरनेस फैलाने में, ताकि हम वैक्सीन हेजिटेंसी को कम कर सकें। वैक्सीन हेजिटेंसी मतलब जो वैक्सीन है वो होते हुए भी उसे लिया नहीं जाए, क्योंकि लोगों को लगे कि वो हमें नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए इसके बारे में काफ़ी सारे ह्यूमर्स फैले हुए हैं जिसकी वजह से ये क्रिएट हुई है, तो हमें इसे कम करने की ज़रूरत है। लीडर्स को भी सामने निकल कर आना चाहिए लोगों को इनकरेज करने के लिए, ताकि वो कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, क्योंकि अगर लीडर्स फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें फॉलो करने वाले क्यों करेंगे। देन गवर्नमेंट को भी इंक्रीज़ करनी होगी अपनी स्पेंडिंग हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर। कंक्लूजन क्या होगा हमारा, सोशल प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर के अंदर हम प्रोवाइड करवा सकते हैं फैसिलिटीज़ हमारे सिटीजन्स को, कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं स्कीम्स को एक साथ, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उज्ज्वला योजना है, और जैसे पीडीएस सिस्टम है, एंड ऐसी ही बाकी सारी हैं, उनको भी एक साथ लेकर उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है, और नई स्कीम्स भी बना सकते हैं, और उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी होता है
हमें देखने को मिला है कि काफ़ी सारी स्कीम्स हैं हमारे पास में, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं देखने को मिलता है। तो बनाने का फ़ायदा क्या हुआ अगर उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? तो इसके लिए भी हमें सबसे ज़्यादा स्टेप उठाने की ज़रूरत है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल कैसे? उनको अच्छी हेल्थ और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी तो वो इकोनॉमी की ग्रोथ में काम करेंगे, और इससे हम अचीव भी कर पाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 1 2 3 4 5 6 10 है। हम देख लेते हैं। 1 है हमारा नो पॉवर्टी, सेकंड है 0 हंगर, फिर है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फिर क्वालिटी एजुकेशन, 5 है जेंडर इक्वालिटी, और 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, देन रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ है हमारा 10th SDG. So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.